हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 15th ऑफ मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द वैक्सीनेशन। सो हुआ क्या, फाइनली गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है टू दी वैक्सीन नेम्ड कॉर्बावैक्स। अब वो कॉर्बावैक्स जो है ना वो आपके फ्रॉम टुमारो 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगाई जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले आपका 15 से 18 हुआ था, है ना। अब क्या हो गया, अब आपका 12 से 14 भी कर दिया गया। वैसे ही फिर एज लिमिट और रिड्यूस करती जाएगी और जो एज ग्रुप है, जो रिमेनिंग एज ग्रुप है, उनको भी वैक्सीनेशन लग जाएगा। अब उसके साथ साथ जो आपके प्रिकॉशनरी डोज हैं, प्रिकॉशनरी डोज किसको लगता है, दी पर्सन अबव द एज ऑफ 60, उनको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो प्रिकॉशनरी डोज भी लगना है। उसके साथ साथ आपका जो कॉर्बावैक्स है, कॉर्बीवैक्स, कॉर्बीवैक्स भी 12 से 14 साल के बच्चों को लगेंगे। ठीक है, चलो सेकेंड न्यूज इट्स अबाउट द रिटेल इन्फ्लेशन। तो अपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रिटेल इन्फ्लेशन मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूमर को अफेक्ट करे। एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन, एक होता है क्या, आपका रिटेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन का मतलब कि दुकानदार को महंगा पड़े। अब दुकानदार भी सामान खरीदता है, जैसे आप प्रोविजन स्टोर्स आते होगे, कहीं आपने स्टोर्स देखे हो, प्रोविजन स्टोर्स गए होगे, तो प्रोविजन स्टोर्स में शॉप्स में सामान आता है, इंडस्ट्री से सामान आता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान आता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्राइसेस बढ़ा दे और शॉपकीपर्स को महंगा मिले, तो वो क्या हो जाएगा, आपका होलसेल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब अगर शॉपकीपर प्राइस बढ़ा दे और शॉपकीपर प्राइसेस बढ़ा के कंज्यूमर्स को दे, तो वो क्या हो जाता है, रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, और रिटेल इन्फ्लेशन किससे कैलकुलेट करते हैं अपन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज व्हाट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ बास्केट जिसमें बहुत सारे आइटम्स रखे जाते हैं, एंड वो आइटम जो कि पब्लिक के डेली यूटिलिटीज में यूज होते हैं, लाइक पेट्रोल डीजल भी रखा जाता है उसमें, आपका 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 ऑयल रखा जाता है, कुकिंग ऑयल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज रखी जाती है। और फिर उसको कंपेयर किया जाता है एक बेस ईयर के सीपीआई से। एक बेस ईयर ले लेते हैं, मान के चलो जैसे हमने बेस ईयर ले लिया, 2011 ले लिया, 2012 ले लिया, फिर उससे कैलकुलेट करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, जैसे कि मान के चलो उस समय का बेस प्राइस जो था, उस बास्केट का बेस प्राइस 100 रुपए था। अब उसी बास्केट में वही आइटम रखा हुआ है, सेम टू सेम आइटम रखा हुआ है, बट इसका प्राइस अब क्या हो गया, 106 रुपीज हो गया। तो इन्फ्लेशन कितने परसेंट बढ़ गया, 6% से बढ़ा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो वही चीज बताइए, रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना, वो क्लाइम कर गया कितने परसेंट से, 6.07% से इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। मूविंग फर्दर, सो माइक्रो फाइनेंस फर्म्स। तो पहले माइक्रो फाइनेंस समझो, माइक्रो फाइनेंस होती क्या है। इंडिया में सबसे बड़ा जो देखा होगा कि लोन्स हमने बैंक से हम लोन्स लेते हैं, लेकिन जब भी आप बैंक से लोन्स लेते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके रखनी होती है। जैसे कि आपको लोन चाहिए 15 लाख रुपए का, तो भाई आपको कुछ ऐसी सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ेगी बैंक को, कि बैंक श्योर हो जाए कि भाई हम पैसा लगा रहे हैं, हम इसको लोन एज अ लोन पैसा दे रहे हैं, तो ये रिटर्न कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, और अगर नहीं करेगा तो हमारे पास इसकी चीज रखी हुई है, इसको हम बेच देंगे और अपना पैसा हम रिकवर कर लेंगे। ठीक है, मॉर्गेज रखना होता है। हाँ, कुछ कुछ सेक्टर्स होते हैं जहां पर मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं होती। एजुकेशन सेक्टर हो गया, तो एजुकेशन अगर आप लोन लेते हो, तो एक सर्टेन अमाउंट तक आपको मॉर्गेज नहीं रखना होता है। जैसे कि मान के चलो, अगर आपने एजुकेशन लोन 12 लाख रुपए का लिया, तो मॉर्गेज रखना पड़ेगा। अगर आपने एजुकेशन लोन 4 लाख या 5 लाख रुपए तक का लिया, तो मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको बस आपके जो आप जिनके ऊपर डिपेंडेंट हो, उनका उनकी गारंटी चाहिए होती है। मतलब आप किसी ना किसी कोई ना कोई गारंटर बनना पड़ेगा फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। मतलब अगर कभी आप नहीं दे पाए, आप स्किप कर जाते हो, तो फिर जो लोन है वो गारंटर से लिया जाएगा, है ना, अमाउंट है गारंटर से लिया जाएगा। तो आपके फादर या मदर को बनाया जाता है, पेरेंट्स को बनाते हैं बेसिकली। लेकिन व्हाट अबाउट दी फैमिलीज जिनकी हाउस जिनके पास कुछ है ही नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है मॉर्गेज रख सके। व्हाट अबाउट दोज हाउस होल्ड जिनकी इनकम ही इतनी है, उनकी इनकम ही इतनी है, उनकी इनकम ही इतनी है कि उनकी उनकी इनकम ही इतनी है कि वो कुछ इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते रेगुलर बेसिस पर। तो इसी के चलते माइक्रो फाइनेंस फर्म्स, मतलब माइक्रो फाइनेंस फर्म्स का मतलब ऐसी फर्म्स जो एक लोअर अमाउंट का लोन देंगी टू दी फैमिलीज जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख तक की हो।
पहले तो क्या था, पहले जो अपर लिमिट थी उनकी ये थी कि पहले हाँ 3 लाख तक की हो, ठीक है। सॉरी, पहले क्या था, पहले था कि अगर कोई रूरल एरिया में रह रहा हो तो उसकी एनुअल इनकम 1.2 लाख होनी चाहिए, और अर्बन एरिया में रह रहा हो तो 2 लाख होनी चाहिए, ऐसा था। लेकिन अब क्या कर दिया, अभी आरबीआई ने फ्रॉम दी 1 अप्रैल अब उन्होंने बोल दिया कि माइक्रो फाइनेंस उन्हीं को मिलेंगे जो लोग जिनकी एनुअल इनकम अप टू 3 लाख रुपीज हो। ये चीज है इंडिकेट कर दिया उन्होंने। एंड दैट लोन विल बी कोलेटरल फ्री लोन, मतलब कोलेटर मतलब कुछ आपको मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज में। ओके, तो ये होते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन। बस इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगता है, जैसे कि आपका अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट देखो तो 9%, 8%, ये सारे इंटरेस्ट रेट लगते हैं। बट माइक्रो फाइनेंस लोन में हो जाता है कभी कभी 20%, 25% भी लोन 25% भी इंटरेस्ट रेट लगता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट तक लोन मिलता है, स्मॉल अमाउंट तक। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या कि पार्लियामेंट्री पैनल का कहना है कि आप जब फ्लाइट बुक कराते हो तो फ्लाइट बुक में सीट सिलेक्शन के बेसिस पर फी जो होती है ना वो डिफर करती है। मतलब जैसे कि मान के चलो, अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो आपके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। अगर आपको पीछे वाली सीट चाहिए, है ना, आपको साइड वाली सीट नहीं चाहिए, मिडिल सीट नहीं चाहिए, विंडो सीट चाहिए और पीछे सीट चाहिए, तो और ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो हाउस पैनल ने ये बोला है कि सीट सिलेक्शन पे फ्लाइट्स जो फीस लेती हैं वो क्या है, आर्बिट्री है। क्योंकि अगर किसी को पे नहीं कर रहा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई डोंट वांट टू पे फॉर एनी विंडो सीट और एक्स्ट्रा फी फॉर द सीट सिलेक्शन, तो मेरे लिए तो आर्बिट्री हो जाएगा ना। तो ये हाउस पेन है डिड्यूस किया उन्होंने, बोला है। और उन्होंने एक चीज और बोली है, उन्होंने ये बोला है कि देखो सेम ईयर, देखो उन्होंने बोला है कि देखो अगर हम दिल्ली से फ्लाई करके बैंगलोर जा रहे हैं, विस्तारा भी जा रही है, इंडिगो भी जा रही है, तो इन दोनों फ्लाइट्स का डिफरेंट फेयर क्यों है? रूट सेम है, प्लेन सेम है, पेट्रोल उतना ही लगना है, तो क्यों, उसको व्हाइट फ्यूल बोलते हैं वैसे तो, जो प्लेन में डलता है व्हाइट फ्यूल, तो फिर क्यों डिफरेंट फेयर्स होते हैं? उन्होंने इस चीज को भी काउंटर किया, उन्होंने बोला ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूविंग फर्दर, सिटी की न्यूज हमें पढ़नी नहीं है तो हम स्टेट न्यूज की तरफ जाएंगे। सो व्हाट हैपन, कल महाराष्ट्र की असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक पर्सन खड़े हुए, दी होम मिनिस्टर दिलीप वालसे पाटिल। उन्होंने बोला 2017 की बात है, 2017 में जो पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, उन्होंने रश्मि शुक्ला, नॉट मुंबई की, पुणे की पुलिस कमिश्नर ने, रश्मि शुक्ला ने सर्विलेंस रखा हुआ था 4 MP MLAs के ऊपर, ये बता के कि ये ड्रग पैडलर हैं, वो हमारे फोन टैप कराए जाते थे। तो ये चीज बताता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ब्यूरोक्रेट जो हैं, वो टारगेट करते हैं आपके आपके MP MLAs को, उनको काम करने नहीं दिया जाता। जैसे कि अभी इस ये वाला इशू जो है ना, ये इशू बिल्कुल अपन बिल्कुल उसी से रिलेट कर सकते हैं, आपका पैकेज स्पाईवेयर से। अब पैकेज स्पाई देखो होता क्या है, गलती सब हर कोई करता है। मान के चलो मेरा कुछ ना कुछ इलीगल बिजनेस चल रहा होगा, मैं MP हूं और मैं बहुत ऑब्जेक्शन उठा रहा हूं, बहुत बहुत गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा हूं, बहुत गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा हूं, बट दैट माई इलीगल बिजनेस को टारगेट करके मुझे चुप कराया जा सकता है। हाँ, गलत मैं भी कर रहा हूं, लेकिन उस गलती को आप पकड़ो ना। लेकिन आप उस गलती को, कि भाई हम आपकी गलती पकड़ ली हमने आपकी, लेकिन आपकी गलती छुपाएंगे, लेकिन आप हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं बोलोगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना। मतलब तुम गलत हो, हम भी गलत हैं, तो दोनों गलती करते हैं। तो ये इस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत सारी अराइज होती हैं सर्विलेंस रखने से। लोग अपोजिशन लीडर्स के ऊपर सर्विलेंस रखने का मतलब क्या है, कि भाई अपोज ना करें, अपोज करें तो इतना स्ट्रांग अपोज ना करें। तो यही चीज बोला गया कि कैसे मिसयूज करती है पावर सर्विलेंस का, हमारे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं। ये चीज महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाए गए। मूविंग फर्दर, सो अगेन, सो व्हाट हैपन, कल सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन बहुत प्यारा सा राइज हुआ। उन्होंने बोला, हुआ क्या, पेंशन को लेकर था कि केरला स्टेट में जो स्टेट एम्प्लॉइज हैं उनको पेंशन नहीं मिलती, पेंशन बंद कर दी गई है ना। और समय हो गया पेंशन बंद किए हुए। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के जज, बहुत प्यारे जज हैं, जस्टिस S अब्दुल नजीर, उनका ये कहना है कि कोई मिनिस्टर अपॉइंट होता है
तो उस मिनिस्टर का 20 लोगों का पर्सनल स्टाफ होता है, वो पर्सनल स्टाफ 2 साल तक रहता है, और वो 2 साल तक सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। 2 साल बाद अगर वो पर्सनल स्टाफ रिटायर होता है या निकाल दिया जाता है, तो फॉर द लाइफ लॉन्ग वो पेंशन उसको मिलती रहती है, उस जॉब की पेंशन मिलती रहती है। तो उन्होंने ये चीज बोली कि आप अगर स्टेट के एम्प्लॉइज को पेंशन नहीं दे रहे हो, तो फिर उन पर्सनल स्टाफ्स, रिटायर्ड पर्सनल स्टाफ्स को पेंशन देने की जरूरत क्या है? और पेंशन का अमाउंट बड़ा होता है, ज्यादा होता है। तो सिंपल सी चीज उन्होंने बोली है कि अगर केरला गवर्नमेंट का फाइनेंस केपेबल है उन पर्सनल स्टाफ को पेंशन देने में, तो इसका मतलब ये भी है कि वो केरला स्टेट के एम्प्लॉइज के केरला स्टेट के एम्प्लॉइज को पेंशन देने के लिए भी केपेबल है। ये चीज उन्होंने अराइज करी कि आप मिनिस्टर्स के स्टाफ को अगर पेंशन दे सकते हो, तो फिर भाई स्टेट एम्प्लॉइज को भी आप पेंशन देने की क्षमता रखते हो। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो हिजाब वाला जो इशू है, जो कर्नाटका हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज उसका फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा। लेट्स सी क्या फाइनल वर्डिक्ट आता है। बट इंटरिम जजमेंट में तो, इंटरिम ऑर्डर में तो उन्होंने बोल दिया था, कर्नाटका हाईकोर्ट ने, कि रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन कोई भी पर्सन अपने रिलीजियस क्लोथ्स पहन के नहीं आएगा प्री यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में। सिंपल सी बात है। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द वॉर कोल्ड फैक्ट्स व्हाट इंडिया नीड टू ग्लीन। अब ये ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी दी हैं कि जैसे बुक से रेफर किया गया, जैसे कि आपको माओ की बात दी गई है, तो माओ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज नो फाइन टीचर ऑफ वॉर देन वॉर। तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिखा गया कि कैसे इंडिया को अपनी ही सिचुएशन से सीखना चाहिए, और इंडिया सीख रहा है, ठीक है, और सीखने की और ज्यादा जरूरत है। ये चीज उन्होंने बोली। और फिर उन्होंने एक और कोट किया ग्रीक हिस्टोरियन का। द ग्रीक हिस्टोरियन कोट था, इट्स अबाउट दी पावर, इट्स अबाउट दी कि जिसके पास ज्यादा पावर होती है वो कहीं ना कहीं वीकर को सफर करवाता है, और वीकर सफर होता है बिकॉज ऑफ द मिसयूज ऑफ पावर, ऑफ मिसयूज ऑफ पावर गिवन टू दी स्ट्रॉन्ग सेक्शन। जैसे कि अगर कोई किंग गलत करता है, तो किंग ने अगर कोई गलती कर दी, तो अफेक्ट किस पे पहुंचेगा, इंपैक्ट किस पे पहुंचता है, उसकी आम जनता पर, जो कि वीक वीक होते हैं, वीक सेक्शन होता है। तो वही चीज उन्होंने बोली। उन्होंने बताया कि देखो व्लादिमीर पुतिन, पहले क्या था, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो व्लादिमीर पुतिन का सिंपल सा ये कहना था, उनके 3 कंसर्न थे कि भाई एक तो ब्लैक सी को लेकर था, एक नाटो को लेकर था, और एक आपका यूक्रेन के जो ईस्टर्न वाले रीजन है जो कि इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, उस चीज को लेकर था। लेकिन अब वॉर यहां तक पहुंच गई है कि अब व्लादिमीर पुतिन का सिंपल सा कहना है कि यूक्रेन को फुल सरेंडर करना पड़ेगा और हमारी हर बात माननी पड़ेगी। नाउ दिस शोज कि कैसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन वीकर सेक्शन को दबा रहा है। देन फिर आगे ऑथर ने बोला कि इस चीज से हम 2 फंडामेंटल डिड्यूस कर सकते हैं मैक्रो लेवल पर। पहली चीज उन्होंने क्या बोली, फर्स्ट थिंग द ऑथर हैज स्टेटेड अबाउट दैट के यूक्रेन जो है ना अकेला खड़ा हुआ है। नेटो था, नेटो है, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सबने सैंक्शंस लगाए, यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस लगाए, लेकिन रशिया को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी ने भी यूक्रेन का साथ नहीं दिया। यूक्रेन अकेला खड़ा हुआ है। इवन वो एग्री हो गया था कि हम यूरोपियन यूनियन के पार्ट बन जाएंगे, यूरोपियन यूनियन के पार्ट बन चुका है, नेटो को उसने बोल दिया कि नेटो के मेंबर हम बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी किसी ने भी किसी भी कंट्री ने यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया। इवन वेपन्स भी सप्लाई नहीं किए गए, बस सैंक्शंस लगाते गए रशिया के ऊपर। यही चीज बता रहे। ओके, फिर आगे उन्होंने बताया कि देखो ये चीज ना हमें इंडिया से ही समझ में आ गई थी, और इंडिया ये चीज समझता है, तभी इंडिया यूनाइटेड नेशन में 4 वोट पड़े ना, उन सॉरी 3 वोट्स पड़े ना, 3 रेजोल्यूशन में वोट्स पड़े ना, तीनों में एब्सेंट रहा। इवन आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का भी जो वोटिंग हुआ था, उसमें भी इंडिया एब्सेंट रहा। तो टोटल 4 रेजोल्यूशन जो रशिया के अगेंस्ट प्रेजेंट किए गए थे, उससे इंडिया एब्सेंट रहा। क्यों रहा एब्सेंट? क्योंकि इंडिया को पता है, क्योंकि इंडिया हैज लर्न फ्रॉम देयर ओन हिस्ट्री, फ्रॉम दी वॉर ऑफ 1962। क्योंकि जब 1962 से इंडो चाइना वॉर हुई थी, तो इंडिया ने हेल्प मांगी थी रशिया से। उस समय यूएसएसआर ने मना कर दिया था। यूएसएसआर डोरमेंट था उस समय। यूएसएसआर ने बोल दिया था कि हम न्यूट्रल है, ना ही हम चाइना का साइड देंगे, ना ही हम इंडिया का साइड देंगे। और देखा जाए तो पैसिवली वो चाइना का सपोर्ट कर रहा था।
और इवन यूएस ने भी बहुत सारी बातें करी थी कि हम आपको वेपन सप्लाई करेंगे ये सारे, लेकिन सिर्फ यूएस ने आपका आपका यूएस ने सिर्फ आपको मोरल सपोर्ट दिया था, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था, मिलिट्री सपोर्ट देने से मना कर दिया था। और इस चीज से हमने लेसन सीखा और हमने ये चीज इंप्लीमेंट 1971 के वॉर में किया और हम जीते। इवन 1974 का वॉर हुआ था, उसमें भी हम यही चीज हमने इंप्लीमेंट करी कि भाई कि कोई कंट्री साथ नहीं देती किसी का। लेकिन ये तो पहले डिडक्शन निकलता है। पहला डिडक्शन क्या है कि सब लोग अकेले खड़े होते हैं वॉर में आपको कोई साथ देने वाला नहीं है, और अब तो न्यूक्लियर वेपन्स बनने के बाद तो कोई साथ देने वाला नहीं है। फिर दूसरा रिडक्शन ऑथर ने किया वो ये चीज बोली कि हमें जो अब करना है वो आत्मनिर्भरता की तरफ करना है, सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ करना है। हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है डिफेंस सेक्टर में, आर्म सेक्टर में। उन्होंने बोला कि अगर आप डिफेंस सेक्टर में डिपेंडेंट होते तो आप डिसीजन ले सकते थे, तो आपके पास पूरा राइट था कि आप यूक्रेन के साथ खड़े हो या उसके अगेंस्ट खड़े हो, या रशिया के साथ खड़े हो या रशिया के अगेंस्ट खड़े हो। बट बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी ऑन द वेस्ट एंड रशिया बोथ, ये एक डर है इंडिया को कि अगर हमने किसी एक का साथ दिया तो हमें कहीं ना कहीं से मार मिलेगी। तो ये डिपेंडेंसी है, तो जिसकी वजह से इंडिया पूरे तरीके से किसी ना किसी भी कंट्री का सपोर्ट नहीं कर पा रहा। आप रशिया चाइना को देख लो, चाइना फुल सपोर्ट कर रहा है रशिया को, क्योंकि चाइना डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। तो यही चीज ऑथर ने बोला, उन्होंने बोला कि देखो हम वेस्ट के ऊपर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आपका सुकोइस हो गए, आपके S-90 टैंक्स हो गए, मिग हो गए, आपके S-400 हो गया। तो ये सारी चीजों की वजह से हम एक तरीके से सॉवरेन होते हुए भी इंटरनेशनल लेवल पे सॉवरेन नहीं हो पा रहे। उसी चीज को यहां पर ऑथर ने पूरा डिफाइन किया। फिर उन्होंने फिर एग्जाम्पल समझाया। उन्होंने बोला कि जैसे कि हमने हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट फ्लीट ली है इंडियन एयरफोर्स ने, तो हमें लेना भी है और यूएस से लेना है, और हमें डर भी, हमें S-400 डिफेंस सिस्टम भी खरीदना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपका चाइना को काउंटर करने के लिए ऑन द बॉर्डर एरिया। लेकिन हमें डर है कि यूएस काटसा ना लगा दे। तो ये सारी चीजें, तो आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है इन दी डिफेंस सेक्टर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R&D में पैसा खर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा पेस अप हो पाएगी। मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द न्यू डील। सो इट्स अबाउट दी के जो न्यूक्लियर डील हुई थी यूएसए, आपका यूएसए ईरान और अदर भी यूरोपियन यूनियंस भी थे उसमें, और रशिया भी था उसमें। दैट्स दी जेसी POA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सो इट्स अबाउट कि ईरान ना न्यूक्लियर इनरिच नहीं करेगा, न्यूक्लियर एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, और यूरेनियम यूज होता है किस लिए, फॉर मेकिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, ये लगे हुए थे। लेकिन 2015 में डील साइन हुई थी, लेकिन 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिलेटरली इस डील से वापस ले लिया, पीछे हट गया। इवन दो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा था ईरान, तब भी यूएस बैकआउट कर गया, जिसके चलते फिर ईरान ने क्या किया, ईरान कुछ नहीं, ईरान आपका यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करने लगा, बल्कि प्योरिटी वाला, हाई प्योरिटी वाला यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करने लगा। और लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सिर्फ ईरान 1 या 2 महीने पीछे है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने से। हाँ, बाकी ईरान के जो हाई कमांडर्स हैं, ईरान के लीडर्स, उन्होंने मना किया है कि नहीं, हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं। बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा, और वो कुछ महीने ही दूर है बनाने से। लेकिन अभी वीना में होना है, टॉक होना है, लेकिन वीना में टॉक शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए, और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, लेकिन ईरान ने बोल दिया कि इन सैंक्शंस का ईरान और रशिया के रिलेशंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेस्ट तो पुश कर रहा है, वेस्ट तो ये पुश कर रहा है कि भाई हम इस डील को कंक्लूड कर दें विदाउट इन्वॉल्विंग रशिया, क्योंकि रशिया भी पार्ट है। लेकिन ईरान ये है, ईरान चाहता है कि नहीं, रशिया का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तरह का डिलेमा है यूएस के लिए, वेस्ट के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, कि रशिया को इन्वॉल्व करना चाहिए इस मीटिंग में कि नहीं। क्योंकि रशिया का इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि जितना भी यूरेनियम, रशिया भी चाहता है कि भाई देखो, ये वाली जो एग्रीमेंट है ये हो जाए, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग जाए, कि ईरान के ऊपर मतलब रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, जिससे जितना भी यूरेनियम है ना, वो हम यूज कर सकें। और यूएस को वो डर है,
कि कहीं वो रशिया को सप्लाई ना कर दे बहुत सारा यूरेनियम। ठीक है, ये चीज है। तो अब देखते हैं इसमें क्या एडवांस होना चाहिए, बल्कि ऑथर का सिंपल सा यही कहना है कि हमें एक नई डील की तरफ जाना चाहिए और कोई ऐसा डिले नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी ईरान के साथ हमें डील करनी चाहिए। नहीं तो ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर केपेबल नेशन बन जाएगा, जो कि उस रीजन के लिए अच्छा नहीं होगा। इवन इसराइल के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आ जाएगी। मूविंग फर्दर, इलेक्शन, पूरा इलेक्शन नहीं बढ़ना है या सो एयर इंडिया के चेयरमैन कौन होंगे? जो टाटा सन्स के चीफ हैं, कौन? एन चंद्रशेखरन। तो एन चंद्रशेखरन विल बी दी चेयरमैन, विल आल्सो बी द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। एंड चाइना ने पाकिस्तान के स्टेप को वेलकम किया है, सपोर्ट किया है। एंड the step is what about? And the step is what about? It's about the कि पाकिस्तान ने जो बोला था कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो इंडिया की टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मिसाइल पाकिस्तान में एंटर कर गई, उसको लेकर। तो उस चीज को, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन को चाइना ने सपोर्ट किया, बट इंडिया ने तो मना कर दिया कि हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। मूविंग फर्दर, सो राज्यसभा की एक रिपोर्ट आई है। राज्यसभा की रिपोर्ट बताया गया कि 32 नई रोड्स बनाई जाएंगी चाइना के बॉर्डर्स पर, जो कि डिफेंस पर्सपेक्टिव से, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट सीक लॉस ऑन द राइट ऑफ फॉरेनर्स। सो होता क्या है कि अगर कोई फॉरेनर जिसका जिसका पासपोर्ट खो जाए या पासपोर्ट नहीं है उसके पास, तो क्या उसके पास कोई राइट नहीं बचते, है ना? तो उसी चीज को लेकर गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना रही है कि जल्दी से जल्दी जो फॉरेनर्स है, जिनका 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 पासपोर्ट खो गया या जिनके पास वीजा नहीं है, वीजा एक्सपायर हो गया, उनके पास भी कुछ ना कुछ राइट्स हो इस चीज को लेकर। मूविंग फर्दर, अच्छा ये चीज कहां से इशू राइज है? इशू राइज हुआ आपकी उससे, तबलीगी जमात वालों से। ओके, मूविंग फर्दर, सो पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई है। पार्लियामेंट्री कमेटी किसकी? आपकी होम मिनिस्ट्री की कमेटी, होम मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी उस चीज को लेकर। एंड उन्होंने यही बोला था कि सेंसस शुड नॉट बी जस्ट डेटा ओरिएंटेड, कि सेंसस जो है उसमें सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें हम लोग सारी चीजें, हम लोग कल्चर को भी पोर्ट्रे करेंगे, हम लोग सोसाइटी को भी पोर्ट्रे करेंगे कि कल्चर कितना है, क्या है, कौन कितनी लैंग्वेज बोलता है, संस्कृत कितनी बोली जाती है अभी भी, तेलुगु स्पीकिंग लोग कितने हैं। तो कल्चर को भी पोर्ट्रे करना है और सोसाइटी को भी पोर्ट्रे करना है। मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न बताया है क्योंकि बहुत सारे लोग फेक कोविड-19 क्लेम्स लगा रहे हैं एंड एक्स ग्राटिया कंपनसेशन ले रहे हैं। तो इस चीज को लेकर हाई इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठाई जाएगी। मूविंग फर्दर, सो पार्लियामेंट में कंसर्न जताया गया बाय द अपोजिशन एमपीज एंड द कंसर्न इज अबाउट कि यूक्रेन से जो बच्चे आ गए हैं उनके फ्यूचर को लेकर, कि उनका फ्यूचर को लेकर क्या होगा। तो एमपीज का सिंपल सा यही कहना है, एमपी का यही कहना है कि आप उनको इंडिया के कॉलेज में ही एडमिशन दिलवा दो और जो उन्होंने लोन लिया था, एजुकेशन लोन लिया था, वो वेव ऑफ कर दो। मूविंग फर्दर, सो यूक्रेन और रशिया की जो बात है उसमें प्रोग्रेस दिखा है एंड वही चीज बताएगी कि प्रोग्रेस चल रही है, उनकी भी बात चल रही है, बट रशिया एडमेंट है कि अब यूक्रेन को फुली सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि भाई देखो अब अटैक तो हो गया है, सैंक्शन लग गए, अब हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ छोटी सी बात में मान जाए, अब हम पूरा का पूरा सरेंडर करवा के रहेंगे यूक्रेन को। रेडी है वो, मतलब पूरा एडमेंट है रशिया। मूविंग फर्दर, सो मालदीव्स में जो हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 वो पूरी लिफ्ट आउट कर दी गई है, बट अब मास्क पहनना अभी भी मैंडेटरी है। ओके, सो अच्छा, आज ना वो चीज फिर से आई है जो कल आया था आपका, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बहुत पढ़ना जरूरी है। द सर्ज इन ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस, एंड आई रिकमेंड कि आप ये खुद पढ़ें एंड बताएं, इसी आपको पता लगे क्यों रशिया पे सैंक्शंस लगने से ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्यों। तो देखो बहुत सारे लोगों को पता है, आपने बहुत बार डिस्कस भी किया है इस चीज को, उसको बस और थोड़ा सा डेप्थ में समझा दिया गया है, तो खुद पढ़िए, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। चलो, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।